आप अपने परिचय के साथ अपने जरा एनजीओ के बारे में बताइए मैम। महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ है मेरी। 2016 से मैं ये एनजीओ चला रही हूँ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यू मोती नगर से ये मोती नगर से। अच्छा मैम, इसके बीच में आप क्या क्या कर रही हैं मैम? एनजीओ के साथ आपके क्या क्या काम कर रही हैं लोगों के लिए, आप थोड़ा सा डिटेल बताएं। मैं एनजीओ में डोमेस्टिक वायलेंस केस और काउंसलिंग और जैसे कि गुड टच बैड टच जो 18 ईयर्स तक लड़कियां होती हैं स्कूलों में, मैं गुड टच बैड टच सिखाती हूँ, सेल्फ डिफेंस सिखा देती हूँ। और कोई भी इश्यूज़ आते हैं, चाहे वो मेरे मोहल्ले के हों, चाहे मेरे थाने के हों, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट के हों, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। जो आपने अभी पीछे पुलिस वालों का सम्मान किया, तो मैम। पुलिस वालों के साथ आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं मैम? मैम मैं जब एक पुलिस मित्र बनी थी तब से मैं दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई हूँ और पुलिस मित्र होने के साथ साथ मैंने उनकी हेल्प करी है कि जो भी केस में अगर आते हैं, जैसे कई महिलाएं होती हैं जो नहीं सुन पाती, तो उनको प्यार से समझा के उनको हैंडल कर लेती थी कि मैम आप, क्योंकि वो पुलिस पे हाइपर हो जाती थी, क्योंकि आम इंसान कोई भी होता है पुलिस पे हाइपर हो जाता है, तो इसलिए उनको लगता है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, तो उनको हम अपने साथ बात करके उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। मैम, महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन एनजीओ के नाम से, जैसे कि नाम में ही महिला है, हाँ जी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए आपकी एनजीओ ने क्या क्या काम किए हैं, थोड़ा बताएंगे? मैंने एनजीओ के लिए, अभी मैं आपको 2-3 साल पुराना हमारा शायद 2018 का किस्सा है। माधीपुर चौकी में कुछ लड़कियों को एक स्टोर रूम में बंद करके रखा हुआ था और वो 4 लड़कियां थी और वो चारों लड़कियां सिलीगुड़ी की थी और उनको अंदर ऐसे बंद करके, एक एजेंट था, एजेंट ने उनको बंद करके रखा हुआ था, तो हमने उन लड़कियों को रिहा करवाया और 4:45 बजे तक हम लड़कियों से पूरी बातचीत करी हमने लड़कियों से, तो उसने हमें सारी सच्चाई बताई और हमने उसके बाद उन लड़कियों को उनके घर पहुंचाया। घर पहुंचाने के साथ मैं सिलीगुड़ी खुद गई, उन लड़कियों को उनकी फैमिली के हैंड ओवर कर आई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं, जो लड़कियां हमारी अपने दिल की बात नहीं बता पाती हैं, और इश्यूज़ तो सबसे ज़्यादा आती है कि वो पुलिस के आगे नहीं बता पाती हैं, जो एक मैं काउंसलर एक काउंसलर हूँ, जैसे उन लड़कियों को अपनी फेवर में लेकर उनसे उनके दिल की बात जान पाती हूँ। तो उन लड़कियों ने यही कहा कि हम बहुत गरीब हैं और अपनी फैमिली के लिए यहाँ काम करते हैं, बट लेकिन यहाँ ला करके हमें स्टोर में बंद करा दिया है और हमें ज़बरदस्ती काम करवाया गया है, मारा जाता है। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, इन लड़कियों को इनके घर भेज के इनका फ्री माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, लड़कियाँ आगे अपना काम खुद देख पाएँ। मैम, आपकी ये एनजीओ, जो कि महिला फाउंडेशन एनजीओ, कितने समय से कार्यरत है और कब से आपने इसकी स्थापना की? मैंने ये एनजीओ 2016 11 अप्रैल को की थी और जब मैंने ये एनजीओ स्टार्ट की थी, जब मैं एक बहुत सी कूल इंसान थी, जिससे कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे कदम कैसे उठाऊंगी, बट लेकिन मैंने 2020 आ गया है जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा अपने काम में, कि मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पसंद करती थी और महिलाओं के साथ मैंने अभी आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे, मेरी कोई भी इंस्टाग्राम पर देखेंगे महिला हेल्पलाइन के, या मेरी कोई भी वेबसाइट पर देखेंगे, तो मैंने महिलाओं के लिए कैसे कैसे काम किया। जैसे कि कई महिलाओं को इन लॉज बाहर निकाल देते हैं, तो उनको उनके घर में मैंने पहुंचाया, उनके हस्बैंड और डिस्ट्रीब्यूट जितने भी थे उनको सॉल्व करवाया, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन एक डाइवोर्स नहीं होता, क्योंकि मिसगाइड हो जाते हैं किसी ना किसी कहने पर। तो मैंने कोशिश ये करी है कि ये दोनों के दोनों आपस में अब बातचीत करें, अंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे के लिए ख़राब हुई है उनको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे साथ अभी 7-8 लोग जुड़े हुए हैं जो मेंबर्स के रूप में हैं, और मेंबर्स के रूप में जो अलग अलग जगह पे मैं जिनको भेज देती हूँ, कभी मैं प्रेजेंट नहीं हो पाती हूँ जगह पे, तो वहाँ पे मेरी टीम के लोग होते हैं। तो मैम, महिलाओं से जुड़ी ये जो समस्याएं आपके एनजीओ को पता चलती हैं, घरेलू हिंसा हो या फिर ईव टीजिंग का कुछ मामला सामने आ रहा हो, तो क्या ये दिल्ली पुलिस द्वारा आपको पता चलता है या फिर आप किसी के संपर्क में ऐसे समाज सेवियों के और दूसरे जो आपको इनके केसेस के बारे में बताते हैं? सर, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक नंबर है जो कि हमने हेल्पलाइन में दिया हुआ है और उसका नंबर 9268592324 है। दोबारा रिपीट कर 9268592324 है। ये मेरी हेल्पलाइन नंबर है, मुझे हेल्पलाइन से कॉल्स आती हैं ये। और एक मिनट, ऐसे ही, ऐसे थक तो नहीं रही ना? अच्छा,
तो मैंने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसमें मुझे रात को 24 आवर्स में काम करती हूँ, और 24 आवर्स में मेरे पास कॉल्स आती हैं, जिसके अभी मैंने बता रही हूँ मुश्किल से 2-3 महीने पहले मेरे पास एक कॉल आया था, और उस कॉल में मुझे बताया गया कि मैम मुझे बचाओ, मैम मुझे बचाओ। तो अब बचाओ, मुझे ये नहीं पता पा रहा था कि मैं बचाऊँ, उसको कैसे बचाऊँ। तो उसने मुझे कॉल किया, कोई भी एड्रेस नहीं दिया था मुझे उसने, और मैंने जब अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वैसे हमें अलाउड नहीं है कि बिना कंप्लेंट के हम किसी का एड्रेस ले पाएँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उस लेडीज़ का एड्रेस निकाला, और एड्रेस निकालने के बाद मुझे पता चला कि वो स्वरूपनगर थाने की थी, और हमने उस एड्रेस पे मुश्किल से 1 घंटा 20 मिनट में मैं स्वरूपनगर पहुंच पाई। रात को 11:15 बजे मैं स्वरूपनगर पहुंची, और उसके हस्बैंड ने उसे मारकर इतना नील से डाल रखा था। उसके बाद हमने उनको उठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। उस महिलाओं को उसकी मदर के पास पहुंचाया, और उस लेडीज़ को ना एक बाथरूम में बंद किया हुआ था, जिसको देख के मुझे भी लगा कि हमारे दिल्ली में या हमारे इंडिया में ऐसा भी हो रहा है, जो महिलाओं को मार के दबा के रखा जा रहा है। जो महिलाएं ठीक हैं, उनके साथ गलत कभी नहीं होना चाहिए। तो मैम फिर आपकी एनजीओ ने उसके उपरांत तो फिर क्या उसकी सहायता उसके ऊपर एक्शन लिया गया था। उसको हमने बंद किया, और उसके बाद उस बंदी ने अपनी रियलाइज़ किया कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर हर चीज़ का सोल्यूशन बंद करना है, तो वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि आपस में टाइम दिया जाए, दोनों की गलतियों को देखा जाए, कुछ कहीं महिला में गलती है या जेंट्स में गलती है, दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कराकर एक फैमिली की तरह दोबारा से मौका दिया जाए, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन अगर बंद करना है, तो उसका मैं नहीं समझती कि वो एक सोल्यूशन बंद करना एक सोल्यूशन है। ये क्या आपके पास डाइवोर्स के केस भी कोई आते हैं? जी मैम, मेरे पास डाइवोर्स के केस आते हैं। डाइवोर्स करवाने में मैं तभी ज़्यादा वो रखती हूँ कि जब मुझे पता चल जाता है कि दोनों के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है रहने की, कुछ ज़्यादा ही स्टोरी बिगड़ चुकी है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कभी भी डाइवोर्स हो, क्योंकि डाइवोर्स कराने के बाद एक डर महिला में ख़त्म हो जाता है या एक जेंट्स में ख़त्म हो जाता है। उसके चक्कर में बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो। जो बच्चे वाले हैं उनको तो मैंने बहुत समझाया है कि आप दोनों की लड़ाई में एक बच्चे को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। आप ये जो स्कूलों में जाके काउंसलिंग करती हैं, वो किस तरह की काउंसलिंग करती हैं? मैम, इस तरीके की काउंसलिंग करने की हम कोशिश करी है मैंने आज तक, कि सबसे पहले गुड टच बैड टच तो उन्हें सिखाया ही है, और प्लस ये भी बताया कि सामने वाला हमें किस तरीके से फोकस कर रहा है, सामने वाला हमें किस तरीके से देख रहा है। तो इस वजह से कि इनको पता चल पाए मेरी लड़कियों को कि सामने वाला हमें क्या एक लूटपाट की तरफ से देखना चाह रहा है, या हमें वो कुछ गलत निगाह से देख रहा है, या उसका टच करने का तरीका गलत है। और ज़रूरी नहीं है कि हर टच को गलत ही माना जाए, ये भी मैंने अपनी लड़कियों को समझाया है। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं? जी मैम, मैंने दिया है। जी, दिल्ली पुलिस वीक में आपने नुक्कड़ नाटक करवाए थे जी, तो इस तरह के नाटक क्या आप स्कूलों में भी करवाती हैं? मैंने अभी तक कोई भी स्कूल में नुक्कड़ नहीं करवाया। जब से मैं नुक्कड़ करवा रही हूँ, जब से हमारा लॉकडाउन था, और स्कूल वगैरह भी आप देख रहे थे कि बंद थे, तो मुझे मौका नहीं मिला। बट लेकिन जल्दी से जल्दी स्कूल खुलने के बाद मैं अपनी लड़कियों को अच्छा चीज़ सिखाने के लिए एक नुक्कड़ तैयार करूँगी। ये जो बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ये बच्चे आप ही के एनजीओ के हैं या कौन से? नहीं, ये हमारी अस्तिमा थिएटर्स के बच्चे हैं, और अरविंद गौर हैं इनके ऑनर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी दिल्ली पुलिस के साथ नुक्कड़ प्रोग्राम करने का आयोजन करवाती हूँ। मैम, जैसे कि हमें पता चल पाया है कि आपको अभी ऑनर किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आपके इन्हीं कामों को लेकर, जो आप महिला सशक्तिकरण के कामों को लेकर आपको ऑनर किया गया था। तो कैसा लगा आपको ऑनर होकर, और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में भी आपको ऑनर किया गया था? सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे ऑनर किया जा रहा है, और जब मैं अपनी हेडक्वार्टर में गई, मैंने अपने जॉइंट सीपीज़ और भी डीसीपीज़ वगैरह को देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे और भी अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और आगे भी और अच्छा करती रहूँगी कि मैं अपनी महिलाओं के साथ, अपने छोटे बच्चियों के साथ उनका इंसाफ दे पाऊँ, और अपनी दिल्ली पुलिस तक उनसे सहयोग मांग पाऊँ। आपने भी 2 ट्रैफिक पुलिस वालों का नाम अभी ऊपर पहुंचाया है, तो उनके लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस तक पहुंचाया है ना?
तो उसके वो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको उनका नाम आगे पहुंचाना चाहिए? मैंने सुरेंद्र मलिक और नवनीत जी को जिनको मैं नहीं जानती थी, और जिस दिन मैंने उन लोगों को देखा कि ट्रैफिक पुलिस अपना एक ड्यूटी के साथ साथ एक वो पर्सनल लाइफ ज़्यादा लग रही थी मुझे, वो ड्यूटीज़ कम लग रही थी। क्योंकि वो ऐसा भी कर सकते थे कि सिर्फ ट्रैफिक रुकवा सकते थे और जिससे कि वो महिला ईज़िली क्रॉस कर सकती थी, या वो किसी और जेंट्स को बोल सकते थे कि इनको माता जी को क्रॉस करवा दो। नहीं, ऐसा ना कर कर उन्होंने खुद आ करके ट्रैफिक को रोका और नवनीत जी गए, उनके पीछे पीछे सुरेंद्र मलिक जी गए, उन्होंने उनको क्रॉस करवाया। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या हमारी पुलिस का ये रूप भी एक है। ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, क्योंकि मैंने ये रूप अपने इतने साल के करियर में कभी नहीं देखा कि ये रूप मेरी पुलिस का है। तो आप क्या चाहेंगी कि उनको आगे बढ़ोतरी मिले? आपके जो आप बोल रहे हैं प्रेस वार्ता कर, तो आप चाहती हैं कि उनको आगे बढ़ोतरी मिले किसी जी, प्रकार मैं की? ये चाहती हूँ कि जो ये हमारे हेड कांस्टेबल हैं या हमारे कांस्टेबल हैं, नवनीत जी हेड कांस्टेबल हैं और सुरेंद्र मलिक कांस्टेबल हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आग्रह कर रही हैं? आग्रह करना चाहती हूँ, और मैं ये लगा लीजिए कि मैं एक पब्लिक के उस पर एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट में जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको आगे एक स्टार, वैसे इनको एक स्टार लगना चाहिए, जो मेरे कहने पर तो नहीं लगेगा, पर लेकिन उनको एक गुड वर्क में या उनको कुछ रिवार्ड में उनको देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पुलिस का मनोबल और बढ़ेगा। मैम मैम जैसे कि अभी जान पड़ रहा है कि आपने सैनिकों के लिए भी कुछ सोचा है, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए भी आप संजीदा हैं उनके कामों को लेकर, लेकिन अब आप सैनिकों के लिए भी ऐसा सोच रही हैं कि उनके जो परिवार वाले जो शहीद हो गए हैं उन तक आप पहुंच सके, उनकी समस्याओं को सामने लेकर आ सकें, या फिर उनको आप अपने माध्यम से ऑनर कर सकें, तो क्या ऐसा भविष्य में आप करेंगी? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 23 मार्च को नेक्स्ट ईयर 2023 में मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो हमारे सैनिक हैं, मैं उनकी जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को बुलाऊँ। और मेरा भी ये मन था कि इस बार मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे इस बार कहीं बाहर जाना पड़ा अर्जेंट, तो मैं नहीं जा चली गई, तो मैं नहीं कर पाई इनको। बट लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करूँगी, नहीं मैं वादा करती हूँ कि मैं करूँगी कि मैं अपने सैनिकों को जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिली को सम्मानित कर पाऊँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ वो लोग भी एक अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि जेन्युइन में तो उन्होंने किया है। और जो मेरी आर्मीज ऑफिसर्स हैं जो बॉर्डर्स पे बैठी हैं, प्रेजेंटली कर रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी मिलूँ, बट लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उनसे मिलना इतना ईजिली नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें लास्ट टाइम अभी सिक्किम में गई थी, तो मैं बॉर्डर्स पर जब मिलने गई तो कुछ हमारे जानकार ऐसे थे जिनसे हमने चाहा कि हम उनसे मिलें, अपनी फैमिली से वो नहीं मिल पाए, तो हम एक फैमिली बन पाए, पर वो हमसे मिल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वर्क इतना ज़्यादा था या उनको बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक आम इंसान से जल्दी मिल पाए। ये सीनियर सिटीजन के लिए भी आप कुछ कर रही हो? मैम, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने बताया कि मैं इस साल कोशिश पूरी करूंगी कि मैं एक आश्रम बना पाऊँ, जो सड़कों पर घूम रहे हैं या रोड पे घूम रहे हैं उनको एक जगह मिल पाए। सभी न्यूज़ चैनल का जो मैं अपनी बात आगे आप सब तक पहुंचा रही हूं, और मैं इनको शुक्रिया करती हूं कि इन लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया।